हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा डिस्कशन होने वाला है CUET के एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड। बेसिकली CUET एमकॉम एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर 2023 से रिलेटेड हमने डिस्कशन क्लास अपलोड कर दी है, बट वो जो क्वेश्चन पेपर था ना वो कंडक्ट हुआ था 5 जून को। 2023 में CUET ने 2 पेपर कंडक्ट किए थे रिलेटेड टू एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम। कुछ स्टूडेंट्स के एग्जाम हुए थे 5 जून को और कुछ स्टूडेंट्स के एग्जाम हुए थे 30 जून को। क्लियर? तो दोनों ही पेपर अलग अलग थे, दोनों में ही अलग अलग क्वेश्चंस कंसिडर इन्होंने किए थे। एंड 5 जून का पेपर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। उसकी लिंक अगर अभी तक आपने नहीं कवर किया है तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखी है, वहाँ से वो क्लास आप ज़रूर से कवर कर लेना। इसके अलावा 2021, 2022 में भी जो क्वेश्चन पेपर CUET ने कंडक्ट किए थे एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के, उस पे भी हमने डिटेल डिस्कशन क्लासेस अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई है। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। अगर आपको इनसे रिलेटेड PDF चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। क्लियर? तो 2023 में प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। एक पेपर हुआ था 5 जून को, एक पेपर हुआ था 30 जून को, और दोनों ही पेपर अलग अलग थे। अब इससे आप लोग ये अंदाज़ा मत लगा लेना कि 2024 में जो पेपर होगा उसमें भी 2 या 3 टर्म में ये पेपर कंडक्ट करेंगे। नहीं, 2023 में कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से 2 बार इनको पेपर कंडक्ट करना पड़ा, पर 2024 में एक ही पेपर कंडक्ट होगा और सारे स्टूडेंट्स के लिए पेपर कॉमन होता है। हाँ, ये होता है कि वो क्वेश्चन जो होते हैं उनको थोड़ा सा वो फ्लक्चुएट कर देते हैं। किसी में जो फर्स्ट क्वेश्चन है तो दूसरे के पेपर में हो सकता है कि वो क्वेश्चन नंबर 5 पे हो, बट क्वेश्चन सारे पेपर्स में सेम होते हैं। ठीक है? क्योंकि 2023 में इन्होंने 2 पेपर कंडक्ट किए थे, इसीलिए अलग अलग क्वेश्चन पेपर बने हुए हैं। तो चलो अब हम लोग उस पेपर पे डिस्कशन करेंगे जो 30 जून को इन्होंने कंडक्ट किया था। अगेन देखो इनका जो पैटर्न है, फर्स्ट 5 क्वेश्चन रिलेटेड था कॉम्प्रिहेंशन से, एंड इस पेपर में जो कॉम्प्रिहेंशन था ना वो ईजी था कंपैरेटिवली 5 जून के पेपर से। जब आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ोगे तो बहुत ही ईजिली आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस का आंसर कर पाओगे। लिखा है, बिफोर द 1920s फिल्म यूज्ड टू बी साइलेंट विद जस्ट द एक्शन ऑन द सीन अलॉन्ग विद सबटाइटल्स। Come the decade of 1920 and the advent of new technology, the filmmakers had the possibility to synchronize a soundtrack with the action on the screen. क्या कह रहा है? कह रहा है कि 1920s में क्या होता था कि जब फिल्म बनती थी तो उसमें वॉइस नहीं होती थी, वो सिर्फ एक्शन होता था और सबटाइटल्स होता था। बाद में 1920 का एक डिकेड आया कि जब नई टेक्नोलॉजी आई एंड मूवी में, फिल्म में उन्होंने साउंड ट्रैक्स भी ऐड किए। देन this included dialogues, musical score and special effects. After this development, the movies were called talkies since the audience was able to hear the actors talk with each other. ठीक है? तो बाद में फिल्म्स को या मूवीज़ को 1920s के बाद किसका नाम दे दिया गया? टॉकीज़ का, जो हमने सुना भी है। There was no stopping from then on, and the next significant development was the introduction of color. फिर बाद में कलर मूवीज़ भी आने लग गई। However, color movies were somewhat slow to catch on, especially when compared to the addition of sound to the music. Another reason for this slow acceptance of color was a considerable developing and processing cost it entailed. अब जब आपने कलर ऐड किया तो नो डाउट उसकी वजह से आपकी प्रोसेसिंग कॉस्ट जो है और बढ़ गई। With passing of time and improving technology, the color processing became as affordable as black and white films. More and more movies were filmed in color to a point when the filmmakers did away with black and white films. फिर एक टाइम ऐसा आया कि जब कलर मूवीज़ बनाना भी उतना ही अफोर्डेबल हो गया जितना ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ था, एंड फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। ठीक? तो इसी तरीके से जब आप पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे और उसको समझने की कोशिश करोगे कि उसमें क्या लिखा है, तब तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स कर पाओगे। इसमें देखो पहला क्वेश्चन लिखा है, मूवीज दैट हैड नो साउंड वर कॉल्ड, नो डाउट साइलेंट मूवीज, ऊपर लिखा भी हुआ है पैराग्राफ में। तो देखो ईजिली इसमें आपको नंबर मिल जाएगा। द एक्सेप्टेंस ऑफ कलर मूवीज वॉज अ लिटिल स्लो कंपेयर्ड टू टॉकीज। नेक्स्ट, कलर मूवीज वर लिटिल स्लो ऑन द अपटेक owing to their high प्रोसेसिंग एंड डेवलपिंग कॉस्ट। यही तो ऊपर लिखा है, बस जो ऊपर लिखा था पैराग्राफ में उसी को तो यहाँ कॉपी करना है। द डैश ऑफ द साउंड ट्रैक टू द एक्शन इन द फिल्म रिवलनाइज द प्रोसेस ऑफ फिल्म मेकिंग, सिंक्रोनाइजेशन
एंड लास्ट क्वेश्चन जो इस पैराग्राफ से रिलेटेड है, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। अब इसके लिए सारे ऑप्शन रीड करने पड़ेंगे। फिल्म मेकिंग इज एन ईजी जॉब, advancement in technology has had a tremendous impact on filmmaking, silent movies and talkies were destined to become obsolete, color movies with a soundtrack are better than the black and white movies with a soundtrack. No, बस ये बता रहा है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुई वैसे वैसे फिल्म मेकिंग और अच्छे लेवल पे होने लगी। क्लियर। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा 2। अब देख लो इस तरह के क्वेश्चन आए तो हमें लगता है हम तो यही प्रेफर करेंगे कि इसी तरह के कॉम्प्रहेंशन एग्जाम में आए, कम से कम ये 5 नंबर तो हमारा पक्का हो गया। अब ये दोबारा जो रिपीट किया है ना, क्योंकि ना पेपर जब भी बनता है तो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज दी रहती है, बट जो इंग्लिश के क्वेश्चन हैं उनको रिपीट ये इंग्लिश में ही करते हैं। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द 4 फ्रेजेस गिवन बिलो टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। देख लेते हैं। The tangled oak tree tops that you can barely see the sky, moss and lichen drip so thickly from in the southwest of England, in Wittsman Wood in Dartmoor National Park. अब देखो सबसे पहले तो होगा in Wittsman Wood in Dartmoor National Park. In the southwest of England, moss and lichen drip so thickly from the tangled oak tree tops that you can barely see the sky. क्लियर। तो करेक्ट हमारे पास सीक्वेंस क्या हो गया DCBA, दैट इज करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द आर्ट ऑफ ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग। ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग को अगर हम सब्सटीट्यूट करें तो कैलीग्राफी। ये सब क्वेश्चंस लर्न करने वाले हैं। नेक्स्ट, which of the following can be taken to the synonym for obstreperous। synonym बोला है और synonym इंटोनिम तो वैसे भी पता है कि एक एक दो synonym इंटोनिम आएंगे। ठीक, इसका करेक्ट आंसर होगा डिसरप्टिव। और ये सब ना ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लर्न करने वाले हैं। आपका लक अच्छा होगा, अगर आपको मिल गया सेम क्वेश्चन एग्जाम में तो वेल एंड गुड है, नहीं तो ठीक है आप ट्राई भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं एक ओवरऑल आइडिया है, 50-50% चांसेस होगा तो आप ऑप्शन टिक करना, अदरवाइज स्किप कर देना। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट पेयर ऑफ प्रपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। शी वॉक्ड बिसाइड हर फ्रेंड ड्यूरिंग द रैली टू सपोर्ट द वर्कर्स, दैट इज करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 हमें मैच करना है। पहला लिस्ट है वर्ड का और दूसरा है टाइप ऑफ प्रोनाउन का। वॉट के लिए वर्ड होगा रिलेटिव, माई सेल्फ है रिफ्लेक्सिव, हिज पॉसेसिव एंड समवेयर इंडेफिनिट। करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5। देखो 3 के जो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स है वो है 3, 6, 9, 12, 15। सिंपली अगर आपको 3 का टेबल पता है तो वही लिखना है। और 5 के 5 मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे 5, 10, 15, 20, 25। अब आप बोलोगे मैम सबको ऐड क्यों किया, क्योंकि एवरेज निकालना है इसलिए ऐड करके डिवाइड बाय क्या करेंगे 10, जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 12, दैट इज करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट, अब देखो इस क्वेश्चन को हमें सिंप्लीफाई करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बट प्रॉब्लम क्या होती है ना कि आप लोगों को ये बॉड मास वाला रूल अगर ना पता हो तो इसको सॉल्व करने में दिक्कत होगी। बॉड मास मतलब ये तो ब्रैकेट हो गया, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, हमेशा इसी सीक्वेंस में हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये जो ब्रैकेट ऑफ है ना, इसमें भी याद रखना कि सबसे पहले ये बड़ा ब्रैकेट खुलता है फिर ये छोटा ब्रैकेट ओपन होगा। क्लियर। तो यहाँ देखो 0.9, अब आपको ये बड़ा ब्रैकेट ओपन करना है तो बड़ा ब्रैकेट ओपन करोगे तो -2.3 माइनस माइनस प्लस 3.2 माइनस माइनस प्लस 7.3 माइनस 5.4 माइनस 3.7। बड़ा ब्रैकेट खुल गया। अब हमें ये छोटा ब्रैकेट खोलना है तो 0.9 माइनस 2.3 प्लस 3.2 प्लस 7.3 माइनस 5.4 माइनस 3.7। बस जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो जितने पॉजिटिव वाले हैं जैसे 0.9 है
प्लस 3.2 प्लस 7.3, इसको आप एक साथ ऐड कर लो और माइनस वाले को एक साथ 2.3 में ऐड करेंगे 5.4 और फिर 3.7, तो हमारे पास आया 11.4। दैट इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। क्लियर? नेक्स्ट, अब देखो इस पैटर्न पे ना क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो हम आप लोगों के लिए बहुत जल्दी एक क्लास अपलोड करेंगे जिसमें स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल से रिलेटेड जो भी फॉर्मूलाज हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अगर आप लोग को फॉर्मूला आता होगा ना तो क्वेश्चन बहुत ही ईजिली आप लोग सॉल्व कर लोगे। ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। लिखा है कि पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज सेम एज पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले तो ये देख लो कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मतलब हो गया 4a, है ना, 4 साइड्स होते हैं और हमने साइड्स को किससे डिनोट किया है, a से। और पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। इफ साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो ऑफ 17:11। अब यहाँ देखो रेक्टेंगल के जो साइड्स है मतलब लेंथ और ब्रेड्थ दिया हुआ है 17:11, देन फाइंड द रेशियो इन द एरियाज ऑफ द स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो हमें सिंपली क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ द स्क्वायर, और एरिया ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू विड्थ और ब्रेड्थ। क्लियर? तो सबसे पहले अब क्योंकि हमें स्क्वायर के जो साइड्स हैं जिनको हमने ए से डिनोट किया है उसके बारे में हमें नहीं पता है, तो लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी एक्स। एक्स कंसिडर करना इजी रहता है। अब हमें पता है कि जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है वो क्या है, दोनों सेम है, लिखा भी है। तो सिंपली हम लोग लिख सकते हैं 4x इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लिख सकते हैं 4x इज इक्वल टू, क्या मेरे पास लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यूज दी है, हाँ दी है, 17:11 दिया है। फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 × 28 एंड फर्दर जब सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 14। अब देखो जो रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ है ये दिया हुआ है और स्क्वायर का जो साइड्स है वो भी हमारे पास आ गया ना, एक साइड की वैल्यू कितनी है, 14। क्लियर? ना क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ द स्क्वायर और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का रेशियो। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर है ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर को हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, ए की वैल्यू अभी हमने निकाली है ना 14, तो 14 का स्क्वायर हो गया, रेशियो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और लेंथ कितनी है 17, ब्रेड्थ कितनी है 11, हो गया। ये हो जाएगा 196 और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 187, और ये ऑप्शन मेरे पास 4 में दिया है तो करेक्ट आंसर होगा 4। क्लियर? नेक्स्ट, अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ना CI से रिलेटेड है, और अगर CISI की बात करें तो ऑलरेडी हमने अपने चैनल पे CISI से रिलेटेड डिटेल डिस्कशन सेशंस क्लासेस अपलोड की हुई हैं। साथ ही साथ इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवाएं सो दैट आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। रीज़न बीइंग CISI की बात करें ना तो ये एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने ही आने। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन करो बट CISI से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में मिलेगा। चलो फिर ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी लेंट एट द रेट 16% पर एनम, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर पेबल हाफ ईयरली एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इज 56। द सम इज, सेम पैटर्न पे वैसे हमने अपने चैनल पे क्वेश्चन सॉल्व करवाया हुआ है, बट चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि CI और SI का जो डिफरेंस है वो कितना है, 56। अब CI के फॉर्मूले की बात करें तो CI का फॉर्मूला बेसिकली क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और अमाउंट का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं ये भी पता होगा, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर t माइनस प्रिंसिपल। अब क्योंकि क्वेश्चन में मेरे पास जो रेट दिया हुआ है, कह रहे हैं ना कि हाफ ईयरली 1 साल के लिए है बट 2 बार उसको साल में पेमेंट करेंगे, तो r/2 हो जाएगा, हमने अपने क्लास में बताया भी हुआ है, और t को, टाइम को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? तो ये हो जाएगा 1 प्लस रेट मेरे पास कितना दिया हुआ है बेटा, 16%, तो 16/2 इज 8, एंड टाइम दिया हुआ है 1 ईयर, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा माइनस p। अब इसको सॉल्व जब करोगे ना, कैसे करोगे, 108 डिवाइडेड बाय 100 करना, जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर कर देना, तो ये वैल्यू आएगी 1.1664। ये पूरी सॉल्व करके वैल्यू आएगी 1.1664, तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल
1.1664 माइनस पी। अब यहाँ अगर हम p कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1.1664 माइनस 1, है ना। सी आई इज इक्वल टू आ गया, तो सी आई इज इक्वल टू फाइनली क्या हुआ 0.1664 पी। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब सिंपल इंटरेस्ट तो हमें निकालना आता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो मेरे पास क्या प्रिंसिपल दिया हुआ है, नहीं, मेरे पास रेट दिया हुआ है 16 और मेरे पास टाइम दिया हुआ है 1, क्योंकि यहाँ पे देखो सीधे बोला है सिंपल इंटरेस्ट कितने साल के लिए, 1 ईयर के लिए। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.16 पी। अब मेरा पहला और दूसरा इक्वेशन रेडी है और कह रहा है कि जो डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का वो कितना है 56। तो मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 0.1664 पी और मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया 0.16 पी इज इक्वल टू 56। बस जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 8750, दैट इज करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट लिखा है गिवन बिलो इज द स्टेटमेंट फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन्स नंबर 1 एंड 2। स्टेटमेंट दिया है, उसका 2 कंक्लूजन दिया है और आपको बताना है कि उसमें से कौन सा कंक्लूजन, आइडेंटिफाई विच ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज द गिवन स्टेटमेंट। देख लेते हैं। लिखा है आवर सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट कैरी मार्केट रिस्क, कंसल्ट योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और एजेंट बिफोर इन्वेस्टिंग। हमारी सिक्योरिटीज़ में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें मार्केट रिस्क है, क्लियर। इसीलिए कहा जा रहा है कि आप पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से या किसी एजेंट से इन्वेस्ट करने के पहले बात कर लो। वन शुड नॉट इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज़, द इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र कैलकुलेट्स द मार्केट रिस्क विद सर्टेनिटी। अब नो डाउट अगर पहला कंक्लूजन देखें तो कह रहा है कि सिक्योरिटीज़ में आपको इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए। अरे कैसे पता कि नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, मार्केट रिस्क है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। बट जो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है वो हमेशा क्या करेंगे, सारे रिस्क को, जो भी मार्केट रिस्क है उसको कंसिडर करके आपके लिए कैलकुलेट करेंगे कि आपको उसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं। तो फर्स्ट कंक्लूजन तो उसको फॉलो नहीं करा है बट सेकेंड कंक्लूजन फॉलो करा है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट देखेंगे इन अ सर्टेन कोडिंग सिस्टम इफ 2 इज इक्वल टू 5, 4 इज इक्वल टू 18, 6 इज इक्वल टू 39, तो 10 की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन बहुत सिंपल था। अगर हम लोग यहाँ देखें 2, 4, 6 और फिर हमसे 10 के लिए पूछा है। 2 की वैल्यू कितनी है 5, 4 की वैल्यू कितनी है 18, 6 की वैल्यू कितनी है 39। अब इसको हमें इस तरीके से एक्सपैंड करना है कि सब जगह एप्लीकेबिलिटी उस फॉर्मूले की हो। अगर हम यहाँ करें 2 स्क्वायर प्लस 1 तो ये हो जाएगा 5। यहाँ अगर हम करें 4 स्क्वायर प्लस 2 तो 16 प्लस 2 इज़ 18। देन जो वैल्यू है उसी का हम स्क्वायर करें 36 प्लस 3 कितना हो जाएगा 39। अब इन दोनों के बीच में क्या मिसिंग है, 8 मिसिंग है, तो 8 का क्या हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 4। वैसे ही 10 के लिए क्या होगा 10 स्क्वायर प्लस 5, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 5 इज इक्वल टू 105, दैट इज करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन, ये आप लोग चेक कर लेना, करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट होगा। नेक्स्ट इफ यू आर बोर्न ऑन 6 November 1983 विच वॉज अ संडे, then on which day of the week does your birthday fall in 1984। अब देखो जनरली क्या होता है कि हर साल जो सेम डेट है वो इंक्रीज होती है बाय 1 डे। जैसे यहाँ संडे था तो नेक्स्ट ईयर ये कब हो जाएगा मंडे। बट लीप ईयर में ऐसा नहीं होता, लीप ईयर में मतलब नॉन लीप ईयर में 1 दिन से बढ़ता है और लीप ईयर में 2 दिन से बढ़ता है, क्लियर। अब हमसे कह रहा है 1984, अब 1984 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, मतलब 1984 क्या है लीप ईयर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता, इसलिए हम डिटेल में बता रहे हैं कि आपको लीप ईयर चेक करने के लिए सीधे सीधे 4 से डिवाइड करना होता है, क्लियर। तो अगर नॉन लीप ईयर होता 1984 नॉन लीप ईयर होता तो वो 1 दिन से बढ़ता, तो संडे की जगह क्या हो जाता मंडे हो जाता। बट अगर हम लीप ईयर की बात करें तो लीप ईयर 2 दिन से बढ़ेगा, तो मतलब मंडे देन ट्यूसडे, तो करेक्ट आंसर क्या होगा ट्यूसडे, दैट इज करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट अब ये सब क्वेश्चंस लर्न करने वाले हैं। सैटेलाइट हैविंग द सेम ऑर्बिटल पीरियड एज अ पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज नोन एज जियोस्टेशनरी सैटेलाइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 का भी हम करेक्ट आंसर बता दे रहे हैं सेकंड, ये लोकेशन एल्युमिनियम कंपनी की तुम लोग को लर्न करनी है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द स्पीकर कैन स्टॉप अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम स्पीकिंग एंड लेट अनदर मेंबर स्पीक, दिस फिनोमिनन इज नोन एज यील्डिंग द फ्लोर। क्वेश्चन नंबर 24 में रिलीजियस इंस्टीट्यूशन दिए हैं एंड उनके फाउंडर दिए हैं, ये क्वेश्चन लर्न करना है, इसका करेक्ट आंसर है सेकंड, ये लर्न कर लेना। एंड सेक्शन ए से रिलेटेड हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन दिया था वो है पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक वेव इज नोन एज एपीसेंटर, दैट इज करेक्ट आंसर होगा 4। क्लियर। अब देखो यहाँ से हमारे पास पार्ट बी दैट इज कॉमर्स के क्वेश्चन से स्टार्ट हो गए जिसमें टोटल 75 क्वेश्चन रहेंगे। अब हम लोग उस पर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट, a new business was set up on 16th November 2022 and it commenced its business from 15th December 2022. The first previous year for this business is, अब देखो यहाँ पे प्रीवियस ईयर की बात कर रहा है तो नो डाउट जब बिजनेस स्टार्ट हो रहा है वहाँ से लेकर के नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक ही हमारा क्या होगा, प्रीवियस ईयर होगा। क्लियर। ये ऑप्शन सेकेंड में दिया है तो करेक्ट आंसर होगा सेकेंड। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। देखो इस तरह के क्वेश्चंस ना एग्जाम में आपको बहुत सारे मिलेंगे। हमारे पास 2 स्टेटमेंट दिया और आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। तो दोनों भी करेक्ट हो सकता है, दोनों भी इनकरेक्ट हो सकता है। लिखा है एग्रीकल्चरल इनकम इज टोटली एग्जेम्प्टेड प्रोवाइडेड इट फॉल्स विद इन द डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम गिवन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A, ये तो करेक्ट है। Any sum received by an individual as a member of a HUF shall be taxable in the hands of the member. No, अगर कोई भी सम रिसीव होता है किसी इंडिविजुअल या मेंबर ऑफ अ HUF के हैंड में, तो अगर उसकी एग्रीगेट वैल्यू एक्सीड करे 50,000 से तब वो टैक्सेबल होता है, बट अप टू 50,000 क्या होगा, एग्जेम्प्ट। क्लियर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है बट सेकंड स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू बट सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिकली टैक्स से रिलेटेड है। लिखा है कि द वैल्यू एज डिटरमाइंड बाय द म्युनिसिपल अथॉरिटीज फॉर लिविंग म्युनिसिपल टैक्सेस ऑन हाउस प्रॉपर्टी, इसको हम कहते हैं म्युनिसिपल वैल्यू। Then the rent which a similar property can fetch in the same or similar locality if it is let for a year, इसको हम कहेंगे fair rent. The rent which is fixed under the Rent Control Act, इसको हम कहते हैं standard rent. The higher of municipal value fair rent but limited to standard rent is known as expected rent. तो as per given option correct answer होगा 4. Next, in computing the total income of an individual being a person with disability, a deduction under section 80U shall be allowed if certain conditions are satisfied. The quantum of such deduction is, कितना डिडक्शन मिलता है, सिर्फ 75,000 या 1,25,000। 75,000 मिलता है अप टू नॉर्मल डिसेबिलिटी एंड सीवियर डिसेबिलिटी में मिलता है 1,25,000। 50,000 तो मिलेगा ही नहीं। 75,000 इन केस ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, 1 लाख की बात ही नहीं है, 1,25,000 इन केस ऑफ अ पर्सन विद सीवियर डिसेबिलिटी। तो करेक्ट आंसर होगा कि सिर्फ बी एंड डी इसमें करेक्ट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट, अगेन हमारे पास 2 स्टेटमेंट दिया और हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी 7, नो, सिर्फ 2 ही की ज़रूरत होती है, बल्कि पब्लिक कंपनी में 7 की ज़रूरत होती है। The restriction as to maximum number of companies of which a person may be appointed as director is 10 in case of private company. No, ये भी स्टेटमेंट गलत है। और कितनी कंपनीज में आप एज ए डायरेक्टर अपॉइंट हो सकते हो ये आप लोग हमें बताओगे कमेंट बॉक्स में, सो दैट जिसका करेक्ट आंसर होगा हम उसको पिन कर पाए। स्टेटमेंट सेकंड भी गलत है, बट क्यों गलत है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट, यहाँ पे ना केसेस दिया हुआ है और आपको बताना है कि उस केस में किससे रिलेटेड डिस्कशन हुआ था। ये बेसिकली लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है, बिजनेस लॉ से, और क्योंकि ये लर्न करने वाला क्वेश्चन है इसलिए सिर्फ इसका करेक्ट आंसर बता के हम स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट, द कोरम फॉर अ बोर्ड मीटिंग इन केस ऑफ अ कंपनी इज
1/3 of the total number of directors in office or 2 directors whichever is less, 1/3 of the total number of directors in office or 2 directors whichever is more. करेक्ट आंसर होगा 2. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन. देखो स्पेशल रेजोल्यूशन और ऑर्डनरी रेजोल्यूशन की ही बात करते हैं. कह रहा है टू डिक्लेयर डिविडेंड, इसके लिए ऑर्डनरी रेजोल्यूशन चाहिए. टू ऑल्टर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए. टू अपॉइंट ऑडिटर्स, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. टू रिड्यूस द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, स्पेशल रेजोल्यूशन. एंड टू ऑल्टर मेमोरेंडम, स्पेशल रेजोल्यूशन. तो बी डी ई में हमें क्या चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन, और बाकी में चाहिए ऑर्डनरी रेजोल्यूशन. तो करेक्ट आंसर होगा 3rd. नेक्स्ट, द सम ऑफ द डिवीजन ऑफ अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन टेकन फ्रॉम मीडियन. अगर हम साइन को इग्नोर करें तो ये हमेशा क्या आता है बेटा, मिनिमम या लीस्ट. ये भी हमने अपने सेकंड चैनल पे बताया हुआ है, सीए काजल डेरोलिया पे, जहाँ पे हमने सारे टॉपिक्स रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स डिस्कस किए हैं. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस इज बेस्ड ऑन परसेंटाइल. सबका फॉर्मूला हमने बताया हुआ है. अगर आप हमारे सेकंड चैनल से कनेक्टेड हो तो आपको पता होगा कि हमने इससे रिलेटेड सारे फॉर्मूलाज डिस्कस किए हुए हैं. अब देखो कार्ल पियर्सन का जो फॉर्मूला, ये हम पूरा फॉर्मूला नहीं बता रहे हैं, बस इतना बता दे रहे हैं कि वो किससे रिलेटेड है, वो मीन मोड से रिलेटेड है. क्लियर? या चलो हम यहाँ पे फॉर्मूला भी बता देते हैं. मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. बाउलेस का जो फॉर्मूला है वो बेसिकली क्वार्टाइल से रिलेटेड है. Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1. कैलीस से जो रिलेटेड फॉर्मूला है उसमें परसेंटाइल है P90 प्लस P10 माइनस 2P50 डिवाइडेड बाय P90 माइनस P10. तो करेक्ट आंसर होगा 3rd. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्यूटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय √n. अब अगर आपने हमारा सेकेंड चैनल सीए काजल डेरोलिया देखा है, उस पर हमने ये सारे फॉर्मूलाज बहुत डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं. तो ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है ये स्टैंडर्ड एरर का, और प्रोबेबल एरर का भी हमने फॉर्मूला बताया कि वहाँ पे सिंपली इसके पहले 2/3 से मल्टीप्लाई हो जाता है. तो करेक्ट आंसर होगा 2, स्टैंडर्ड एरर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट. द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड द 2 रिग्रेशन कोएफिशिएंट हैव द सेम साइन. हमने बताया कि अगर BXY BYX का साइन प्लस है तो R का साइन भी हमेशा क्या होगा, प्लस, और अगर इसका साइन माइनस है तो इसका भी माइनस होगा. द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द रिग्रेशन कोएफिशिएंट. कह रहा है कि R इज इक्वल टू √BXY मल्टीप्लाई बाय BYX होता है. ये प्रॉपर्टी भी हमने डिस्कस की हुई है. इफ वन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन यूनिटी तो दूसरा क्या होगा, हमेशा 1 से कम होगा. द रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल. नो, ये चेंज ऑफ ओरिजिन से तो इंडिपेंडेंट है बट स्केल से इंडिपेंडेंट नहीं है. तो मतलब कि जो 4th प्रॉपर्टी है वो इनकरेक्ट है. करेक्ट आंसर होगा 4. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ साइक्लिक वेरिएशंस. रेसिडुअल मेथड, रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड, रेशियो टू ट्रेंड मेथड और लीस्ट स्क्वायर मेथड. क्योंकि यहाँ पे मेजरमेंट पूछा है साइक्लिक वेरिएशन का, तो करेक्ट आंसर होगा रेसिडुअल मेथड. नेक्स्ट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय लेजिस्लेशन इन 1934 थ्रू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड इन विच ईयर. ये नेशनलाइज्ड हुआ था 1949 में. दैट इज करेक्ट आंसर होगा 3rd. नेक्स्ट, अगेन हमारे पास 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक असर्शन है, एक रीज़न है. आपको बताना है कि क्या असर्शन रीज़न करेक्ट है, और अगर करेक्ट है तो क्या असर्शन को सपोर्ट कर रहा है रीज़न. देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड द एक्सचेंज रेट. ये तो सही है कि अगर हम डिमांड की बात करें और फॉरेन एक्सचेंज एंड उसके रेट की बात करें तो हमेशा एडवर्स रिलेशन ही होता है, क्योंकि अगर रेट कम है तो डिमांड ज़्यादा होगा एंड वाइस वर्सा. अ हायर एक्सचेंज रेट इम्प्लाइज हायर प्राइजेस ऑफ फॉरेन गुड्स रिजल्टिंग इन लोअर डिमांड फॉर फॉरेन गुड्स एंड लोअर डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज. ये भी क्लियर है. इसमें क्या कह रहा है कि अगर हमारा रेट ज़्यादा होगा मतलब जो फॉरेन गुड्स की प्राइजेस हैं वो ज़्यादा होंगी. अब अगर प्राइस ज़्यादा है तो बट ऑब्वियस डिमांड क्या होगी, कम होगी. तो असर्शन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, एंड रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का. तो करेक्ट आंसर होगा बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल। वेरिएबल को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली हम लोग एक्स बार चार्ट यूज़ करते हैं। और अगर हम लोग एक्स बार चार्ट की बात करें ना तो ये क्यों यूज़ होता है, सो दैट जो आप बहुत सारे सक्सेसिव सैम्पल्स के मीन को कैलकुलेट करो उनके लिए यूज़ होता है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट एक्स बार चार्ट। नेक्स्ट, an endorsement that contains signature of the endorser as well as name of the person in whose favor the endorsement is made is called blank or journal endorsement, partial endorsement, restrictive endorsement और special और full endorsement। इसमें क्या कह रहा है कि कैसा endorsement है जहाँ पे signature है endorser का एंड उस पर्सन का नाम भी है जिसके फेवर में इंडोर्समेंट की गई है। तो ऐसी इंडोर्समेंट को हम कहते हैं स्पेशल और फुल इंडोर्समेंट। और बाकी इन सब की मीनिंग भी आप लोग देख लेना क्योंकि एग्जाम में किसी से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, X purchased a piece of land on 4th January 1978 for rupees 50,000. The land was sold by him on 2nd September 2021 for rupees 17 lakh. The market value of the land as on 1st April 2001 was rupees 5,11,200. Expenses on transfer were 2% of the sales price and the capital gain for the assessment year 22-23 is आपको ये बताना है कि क्या कैपिटल गेन होगा असेसमेंट ईयर 22-23 का, जहाँ पे देखो CII दिया हुआ है 21-22 का। अब सिंपली अगर आप लोगों को कैपिटल गेन का कॉन्सेप्ट क्लियर रहा होगा तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था क्योंकि हमारे पास सेल प्राइस दी हुई थी 17 लाख की और ये सेल कब हुआ है 21-22 में ही हुआ है। मतलब अगर हम लोग प्रीवियस ईयर की बात करें तो 21-22, असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा 22-23। अब इसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस ये 50,000 करेंगे कि 5,11,200, 5,11,200 क्योंकि जब भी आपने परचेज किया था या 2001 जो भी लैटर होता है उस वैल्यू को हम कंसिडर करते हैं। तो 5,11,200। अब ये तो 2001 की वैल्यू है, इसको अगर हम आज की डेट में कन्वर्ट करें क्योंकि उस टाइम जो CII रहा होगा कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स में 2001 में हमेशा याद रखना 100 था रहता है और आज की डेट में उसकी वैल्यू कितनी है 317। बेसिकली ये माना जाता है ना कि तब जो चीज़ 100 रुपये की थी आज वो चीज़ कितने की है 317 रुपये की। क्लियर? तो जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 16,20,504। इसके अलावा हमारे पास एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है जो कि है 2% ऑन सेल्स प्राइस। जब इसको आप देखोगे तो ये आएगा 34,000 एंड मेरे पास ये जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 45,496 जो कि ऑप्शन 1 में दिया है। तो करेक्ट आंसर होगा 1। नेक्स्ट, which of the following is the first and foremost stage in the PLC that is product life cycle? Introduction, growth, product development, decline. नो डाउट प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सबसे पहले आप प्रोडक्ट के डेवलपमेंट की बात करते हो उसके बाद ही तो कोई नेक्स्ट स्टेज आएगा। तो करेक्ट आंसर होगा 3rd। नेक्स्ट, विच स्कूल ऑफ थॉट पॉस्टुलेट्स दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड? कार्डिनल और ऑर्डिनल। नो डाउट कार्डिनल जिसको हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं एंड ऑर्डिनल और इंडिफरेंस कर्व तो सेम ही हुआ। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा 1st। Next, the isoquant which assumes strict complementarity of the factor of production is linear isoquant, kinged isoquant, input output isoquant। क्योंकि यहाँ पे हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हो, जब भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, इनपुट आउटपुट की। नेक्स्ट, अब देखो अगेन हमारे पास 2 स्टेटमेंट दिया और हमें बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं। इन द शॉर्ट रन सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड वाइल इन द लॉन्ग रन दे बिकम वेरिएबल। यस, क्योंकि लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स क्या होते हैं बेटा, वेरिएबल होते हैं। स्पेलिंग गलत है। The payment to an input which is in fixed supply in the short run is called कासी रेंट। हाँ, अगर आपका मतलब इनपुट जैसे लैंड है तो लैंड ही तो फिक्स्ड हुआ ना, उसको जो आप पे करते हैं उसको क्या कहते हैं, रेंट कहते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, द करेक्ट स्टेप वाइज प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग आउट द ऑप्टिमल सोल्यूशन एज पर ग्राफिकल मेथड ऑफ LPP। अगेन यह लीनियर प्रोग्रामिंग की बात कर रहा है। फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम मैथमेटिकली एज ऑन LPP, ये तो फर्स्ट स्टेज हो गया। Find the coordinates of all the corner points of the feasible region. Select the corner point that optimize the value of the objective function. Plot a graph representing all constraint of the problem and determine the feasible region. इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं, फिर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट ईच ऑफ द कॉर्नर पॉइंट एंड लास्ट में वो कॉर्नर पॉइंट सेलेक्ट करते हैं जो कि ऑप्टिमम वैल्यू शो करता है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर या करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा ADBEC। नेक्स्ट, अगेन हमारे पास 2 स्टेटमेंट दिया और हमें बताना है कौन सा करेक्ट है और कौन सा नहीं।
कह रहा है रिलेशन बिटवीन नॉमिनल रेट एंड इफेक्टिव रेट। देखो नॉमिनल रेट एंड इफेक्टिव रेट में क्या रिलेशन है वो हम बता देते हैं आप लोगों को। बेसिकली फॉर्मूले की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि इफेक्टिव रेट इज इक्वल टू होता है 1 प्लस R डिवाइडेड बाय M टू द पावर M माइनस 1। और R किसको डिनोट करता है? नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को। R किसको डिनोट कर रहा है? नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। और M किसको डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स, कि जितने साल के लिए उसको कंपाउंड करे। बेसिकली रेट और टाइम ही है, ठीक। अब यहाँ देखो ये जो फॉर्मूला है इसमें बस एक मिस प्रिंटिंग है कि ये प्लस कर दिया, बल्कि फॉर्मूले में होना क्या चाहिए था? माइनस। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। R देखो लिखा है नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट और K को लिखा है नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड पर ईयर। तो कन्वर्जन कह लो, कंपाउंडिंग कह लो, सब सेम है। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया था द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज ऑल्सो नोन एज फोर्स ऑफ इंटरेस्ट। नो, अगर हम नॉमिनल रेट की बात करें तो इसको हम कंपाउंड करते हैं कॉन्टिन्यूसली। एंड ऑलमोस्ट जब ये इन्फिनिटी पे पहुंच जाता है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो इफेक्टिव रेट है उसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ इंटरेस्ट। मतलब कह रहा है क्या नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को हम फोर्स ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हैं? नहीं, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को आप कभी भी फोर्स ऑफ इंटरेस्ट नहीं कह सकते, बल्कि इफेक्टिव रेट को हम फोर्स ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। और वो भी सिर्फ तब जब नॉमिनल रेट हमारा इन्फिनिटी पे आ जाता है। तो यहाँ पे तो दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट यहाँ देखो जीएनपी, जीडीपी, एनएनपी, पर्सनल इनकम, इनकी डेफिनेशंस दी हुई हैं और बहुत ही सिंपली ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो, इसलिए हम इसका आंसर बता के स्किप कर रहे हैं। सिंपल इसमें सिर्फ डेफिनेशन दी है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। एज पर एब्सोल्यूट इनकम theory of consumption, the current consumption expenditure depends upon the current and absolute level of income. Yes. The relative income theory of consumption states the proportion of income consumed by a household depends on the level of its income in relation to the household with which it identifies itself. Yes. According to permanent income hypothesis, it is the current income which determines the level of current consumption expenditure. नहीं, अगर हम लोग permanent income hypothesis की बात करें ना तो इसमें हम लोग consumption behavior में जो चेंजेस होता है उसको कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। क्लियर? उसको हम कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो कंप्लीटली किस पे बेस्ड होता है? हर एक इंडिविजुअल की एक्सपेक्टेशन पे। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, द लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ कंजम्पशन वाज गिवन बाय एंडो एंड मोदिग्लानी। यस। The life cycle hypothesis postulates that individual consumption in any time period depend upon resources available to individual, the rate of interest on his capital and the age of individual. Yes, तो ये सारे statement correct हैं, but C incorrect है, इसलिए हमने ये बता दिया कि वो क्यों incorrect है। Correct answer होगा first. Next, the real factors that leads to demand pull inflation causes IS curve to shift downward. No, demand pull inflation की वजह से IS curve हमेशा upward shift होगा। नेक्स्ट, अगेन देखो हमारे पास दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। कह रहा असर्शन क्या, इन केस ऑफ सब्सटीट्यूट कमोडिटीज़, जैसे मान लो x1 एंड x2 दो कमोडिटीज़ है तो बोथ x1 x2 प्राइस 1 प्राइस 2 ये पॉजिटिव होगा। एंड कह रहा है कि पार्शियल मार्जिनल डिमांड होगा x1 का विथ रिस्पेक्ट टू p2 एंड मीन्स पार्शियल मार्जिनल डिमांड ऑफ x2 विथ रिस्पेक्ट टू p1। यस, अगर हम लोग सब्सटीट्यूट कमोडिटीज़ की बात करें, जैसे मान लो x1 x2 है, इसका प्राइस और इसका प्राइस, तो हम इसके डिमांड को इसके प्राइस के साथ देखेंगे और इसके डिमांड को दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस के साथ देखेंगे। तभी तो क्या रिलेशन आता है? पॉजिटिव, कि अगर एक की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे की डिमांड बढ़ेगी, है ना। एंड अगर हमें एक की डिमांड पार्शियल मार्जिनल डिमांड कैलकुलेट करनी है तो वो दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस की हेल्प से ही कैलकुलेट होता है। तो ये तो हमारा असर्शन तो करेक्ट है। इन केस ऑफ सब्सटीट्यूट कमोडिटीज, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वन ऑफ देम कॉजेज एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर द अदर प्रोवाइडेड द प्राइस ऑफ द अदर कमोडिटीज हेल्ड फिक्स। यस, क्योंकि यहाँ पे यही तो होता है ना, एक प्रोडक्ट का प्राइस और दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड के बीच में रिलेशन देखते हैं जो कि डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो दोनों ही असर्शन रीजन करेक्ट है एंड रीजन एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। नेक्स्ट,
अगेन हमारे पास दो स्टेटमेंट है और ये एलपीपी से रिलेटेड है, तो जब हम लोग एलपीपी चैप्टर पढ़ लेंगे ना एकदम अच्छे से, तब इस क्वेश्चन को देखना है। इस क्वेश्चन को अभी होल्ड कर लो, हम बस बता दे रहे कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट जब आप एलपीपी पढ़ लोगे ना तब ये क्वेश्चन देखोगे ना तो बहुत ही ईजिली आप लोग को समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 बहुत सिंपल था। सिंपली यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन पूछा है या कॉन्सेप्ट पूछा है। परचेज कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट इनकर्ड इन परचेजिंग एन आइटम। ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या क्या आएगा, इंक्लूड्स टेलीफोन चार्जर, पोस्टेज, ट्रैवल एक्सेट्रा। होल्डिंग कॉस्ट क्या हो गया, इंश्योरेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा। और लीड टाइम क्या हो गया, टाइम गैप बिटवीन प्लेसिंग द ऑर्डर एंड रिसीविंग द ऑर्डर। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट, द नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स वॉज फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट, the Food for Work program was renamed to National Rural Employment Program in the year 1980. लर्न करने वाला क्वेश्चन है। Dash was based upon the Industrial Policy Resolution of 1956 which focused on the expansion of public sector. करेक्ट आंसर होगा सेकेंड 5-year प्लान, और इस पे ना हमने मैराथन क्लास में डिस्कशन किया हुआ था। नेक्स्ट, स्टेम विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज वॉज गिवन बाय डेविड रिकार्डो। येस, एज पर द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेजेस इट मेक्स सेंस फॉर अ कंट्री टू स्पेशलाइज इन प्रोडक्शन ऑफ दीज गुड्स दैट इट कैन प्रोड्यूस मोर इफिशिएंटली देन अदर्स। येस, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज वॉज गिवन बाय डेविड ह्यूम। बेसिकली ये थ्योरी डेविड ह्यूम ने नहीं दी थी, एडम स्मिथ ने दी थी, तो स्टेटमेंट सी इनकरेक्ट है। As per the theory of absolute advantage, countries should specialize in production of those goods for which they have an absolute advantage and then trade these goods for those produced by other countries. तो ये तो सही है कि absolute advantage में यही चीज़ था। इससे देखो तुम लोग की ये सारी थ्योरीज भी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम में ना यही सब अब पूछता भी है। क्लियर। लास्ट है फैक्टर एंडाउनमेंट थ्योरी वॉज गिवन बाय माइकल पोर्टर लो। ये दिया हुआ था हेकर होलन के थ्रू। तो ये याद कर लेना कि फैक्टर एंडाउनमेंट थ्योरी थी हेकर होलन की, और थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज किसकी थी, एडम स्मिथ की। मतलब सी और ई छोड़ दें तो बाकी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट, issued by a bank at the request of an importer, it states that the bank will pay a specified sum of money to a beneficiary, normally the exporter, on presentation of specified documents. करेक्ट आंसर होगा लेटर ऑफ क्रेडिट, क्योंकि यहाँ ये पूरा जो डेफिनेशन है वो लेटर ऑफ क्रेडिट का ही दिया हुआ है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वो सेटअप इन विच ईयर, 1982। नेक्स्ट, अगेन हमारे पास असर्शन रीजन दिया हुआ है। देखो लिखा है कासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म। येस, क्योंकि ये होता क्या है ना कि जैसे मान लो ए ने फ्लिपकार्ट से कोई प्रोडक्ट मंगवाया, पार्सल मंगवाया, उसने पेमेंट कर दिया। अब फ्लिपकार्ट ने वो गलती से वो पार्सल किसको दे दिया, बी को। बी को पता है कि वो उसका पार्सल नहीं है, फिर भी उसने यूज़ कर लिया। अब ए फ्लिपकार्ट में कॉल करता है कि हेलो सर, हमने आपसे एक प्रोडक्ट परचेज़ किया था, उसके लिए पेमेंट भी किया, बट आपने हमें डिलीवरी नहीं दी। तब फ्लिपकार्ट वाले को पता चलेगा कि अरे उसने तो गलती से डिलीवरी बी को दे दी। वो गए बी के पास कि सर आप वो पार्सल मेरे को रिटर्न कर दीजिए, क्योंकि वो आपका नहीं था, आपने उसके लिए पेमेंट नहीं किया था। बट बी कह रहा है हम तो उसको यूज़ कर लिए। तो यहाँ पे कोर्ट कहता है कि भले ही फ्लिपकार्ट और बी आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते थे, बट क्योंकि बी ने उस प्रोडक्ट को यूज़ कर लिया इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए, और बी किसी दूसरे के पैसे पे ऐश तो नहीं कर सकता, तो उसको इस प्रोडक्ट के लिए पेमेंट करना पड़ेगा। हाँ, तो क्या ये रियल सेंस में कोई कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं। कासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर इम्प्लाइड इन लॉ कॉन्ट्रैक्ट्स वर पार्टीज इन्वॉल्व डू नॉट इंटेंड टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट। अभी यही बताया। तो यहाँ असर्शन रीजन बिल्कुल करेक्ट है, और रीजन एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। नेक्स्ट, एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट रिक्वायरिंग अ पर्सन टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग सम एक्ट। मतलब जब कोर्ट कहता है कि आपको ये काम नहीं करना है तो उसको हम कहते हैं इंजंक्शन। नेक्स्ट, विच डॉक्ट्रिन डिफाइंस लेट द बायर बिवेयर। जब हम लेट द बायर बिवेयर की बात करें तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवियर टेम्पटर, ये सब हमने अपने सेशंस में बताया हुआ है। हमने इतने सारे एमसीक्यूज डिस्कस किए ना, तो अगर आपने एमसीक्यूज की क्लासेस की होंगी तो किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगी ही नहीं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेप वाइज प्रोसीजर ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ न्यू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। सबसे पहले आपको पार्टनर्स डिसाइड करने होते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर डिसाइड करना होता है, DPI दैट इज डायरेक्टर पिन ऑब्टेन करोगे।
and digital signature certificate, yes. Electronic filing of certain documents with ROC, checking the availability of name and drafting of LLP agreement, issuing certificate of incorporation by ROC. तो पहले हमने डिसाइड कर लिया कि कौन कौन हमारे यहाँ पार्टनर रहेगा, फिर उनके लिए पिन के लिए अप्लाई किया, फिर नाम और LLP अग्रीमेंट बना लिया, चेक कर लिया कि नाम अवेलेबल है कि नहीं, फिर फॉर्म्स और कुछ डॉक्यूमेंट फाइल किया ROC के साथ, और फिर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा. तो करेक्ट आंसर होगा ABDCE. नेक्स्ट, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था एंड देख लो, आप लोग कहते हो कि मैम ये पोर्शन तो हमारे अकाउंट्स में कवर नहीं किया गया है, बट स्टिल हम बार बार कहते हैं कि ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स जो बेसिक टॉपिक्स है वो आपको एग्जाम में पढ़ के जाने होंगे. भले अकाउंट्स के सिलेबस में ये इंक्लूड नहीं किया है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, बट एग्जाम में पूछता है. फोकस शुड बी ऑन मटेरियल इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज ऑफ द एंटरप्राइजेज शुड नॉट बी स्पेंट ऑन रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ इमटेरियल इन्फॉर्मेशन. मटेरियलिटी, loss of stock is recognized in the period in which it occurs. Matching principle, assets are not shown at their current realizable value. Going concern, तभी तो होता ही है. Valuation of closing stock or at cost or market value whichever is lower. Prudence, that is conservatism. तो correct answer होगा third. Next, in case of amalgamation in nature of purchase merger, all the assets and liabilities of the transfer company become after the amalgamation the assets and liabilities of the transferee company. Yes. और जो भी ट्रांसफ़र होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, मार्केट प्राइस पे नहीं होता है. ठीक है. इन केस ऑफ अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर, पीसी में बी पेड बाय द ट्रांसफरी कंपनी इन द फॉर्म ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफर कंपनी. नो, ये बोला जाता है कि जो ट्रांसफर कंपनी है उसके कम से कम 90% 90% इक्विटी शेयर होल्डर कहाँ इक्विटी शेयर होल्डर बनेंगे? ट्रांसफरी कंपनी में. तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बट सेकेंड स्टेटमेंट क्या है बेटा? इनकरेक्ट. स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स. Next, at the time of liquidation of company, which are the preferential payments under the provision of Companies Act 2023? गवर्नमेंट टैक्सेस होता है, डायरेक्टर फीस नहीं होता है, हॉलिडे रेम्यूनरेशन होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर सैलरी नहीं होता है, PF पेंशन फंड ग्रेचुइटी फंड होता है. तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट. नेक्स्ट, अंडर विच सिस्टम ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग ब्रांच अकाउंट इज ओपन फॉर ईच ब्रांच सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस? ऐसा हम लोग करते हैं डेटर सिस्टम में. वहाँ क्या करते हैं ना कि जितनी भी ब्रांच हैं सबके लिए अलग अलग अकाउंट्स ओपन करते हैं. नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ प्राइम कॉस्ट? प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस आता है बट ओवरहेड नहीं आता. तो करेक्ट आंसर होगा 4. नेक्स्ट, द ब्रेक इवन पॉइंट इज अ पॉइंट एट विच, ब्रेक इवन एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ना तो कोई फायदा होगा ना तो कोई लॉस होगा. ठीक. क्या कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट होगा? हाँ, अगर कॉन्ट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट इक्वल है तो प्रॉफिट कितना आएगा? 0 आएगा. क्लियर. कंट्रीब्यूशन इज निल, ये जस्टिफाई नहीं करता ब्रेक इवन पॉइंट को, क्योंकि सेल्स में से जब हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है और उसमें से जब फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है. तो प्रॉफिट की जगह लॉस भी तो आ ही सकता है अगर ये 0 है तो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को फिक्स कॉस्ट के बारे में कुछ नहीं बता रहा है. क्लियर. वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर वेरिएबल कॉस्ट और कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल भी हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एंड टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल सेल्स. हाँ, तो फर्स्ट, सेकेंड एंड लास्ट ये तीनों अगर केस है तो ब्रेक इवन पॉइंट होगा, क्योंकि वहां पे कोई प्रॉफिट कोई लॉस सिचुएशन नहीं आएगी. तो करेक्ट आंसर होगा 2. नेक्स्ट, कॉस्ट कंट्रोल एम्स एट मेंटेनिंग द कॉस्ट इन अकॉर्डेंस विद द एस्टैब्लिश्ड टारगेट्स और स्टैंडर्ड्स. यस. कॉस्ट रिडक्शन इज डायरेक्टेड टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज ऑफ इंप्रूविंग द टारगेट्स और स्टैंडर्ड्स देमसेल्व्स. यस. दोनों स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है. जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो उसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने का नहीं बचा. नेक्स्ट, अनफेवरेबल लेबर रेट वेरिएंस डज नॉट अकर बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? किसकी वजह से अकर नहीं करता है? शॉर्टेज ऑफ लेबर की वजह से, सीजनल इमरजेंसी ऑपरेशन की वजह से, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर इन अबंडेंस की वजह से, ओवर टाइम. अगर हमारे पास लेबर मतलब बहुत ज़्यादा अवेलेबल है तो कभी भी अनफेवरेबल लेबर रेट नहीं हो सकता. तो करेक्ट आंसर होगा 3rd. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग प्रोसेस. प्रोस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग ये सबसे पहले होगा. प्री अप्रोच एंड अप्रोच, प्रेजेंटेशन डेमोन्स्ट्रेशन, क्लियरिंग एंड फॉलोअप, हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस. फॉलोअप एकदम लास्ट में होगा. तो करेक्ट सीक्वेंस होगा ABCED. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिसीजन इन्वॉल्व्ड इन डेवलपिंग एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम्स. ऑब्जेक्टिव सेटिंग नो डाउट पहले होगा. मैसेज डिसीजन, बजट डिसीजन दूसरे पे आएगा. एडवर्टाइजिंग इवैल्यूएशन, मीडिया डिसीजन, फिर मैसेज डिसीजन होगा,
फिर मीडिया डिसीजन होगा कि किसके थ्रू एडवर्टीजमेंट कराना है, फिर एडवर्टीजमेंट का इवैल्यूएशन करेंगे। तो करेक्ट सीक्वेंस होगा ACBED। नेक्स्ट 1 किलोबाइट दैट इज 1 KB, ये कितने के बराबर होता है? 1024 बाइट्स के। नेक्स्ट हमारे पास दो स्टेटमेंट दिया, असर्शन रीजन, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। द लॉस ड्यू टू नॉर्मल वेस्टेज शुड बी चार्ज टू द यूनिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द प्रोसेस। येस, हम लोग क्या करते हैं कि पर यूनिट पे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। द नॉर्मल प्रोसेस लॉस इज अनअवेलेबल बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ द मटेरियल और प्रोसेस। देखो नॉर्मल प्रोसेस लॉस अवेलेबल तो होता है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बट ना इसका सही जस्टिफिकेशन आप में से कोई प्रोवाइड करना कमेंट बॉक्स में, एंड जिसका रीज़न ज़्यादा करेक्ट होगा उसका रीज़न हम पिन कर देंगे। क्लियर? करेक्ट आंसर होगा असर्शन करेक्ट है बट रीज़न करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क कवर अ ब्रॉड एरिया? कैंपस एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन? ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल होता है, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी नो। हम अगर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की बात करें तो हम कहते हैं कि जो कंपनी अंदर से बीमार है उसको अंदर ही अंदर ठीक करते हैं। वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट्स होगा, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल होगा। पर अगर आप कंपनी को बंद कर रहे हो तो वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन नहीं माना जाता। तो करेक्ट आंसर होगा सेकेंड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनन्स ऑफ टैक्सेशन इज ऑल्सो नोन एज अ प्रिंसिपल ऑफ एबिलिटी इक्विटी? ये तो लर्न करने वाला क्वेश्चन है। Who propounded the principle of maximum social advantage? Hugh Dalton. Next, who is regarded as a father of CSR, that is corporate social responsibility? Howard Bowen. Next, arrange the following management theories or approaches in chronological order starting from the earliest or oldest. Elton Muir's Hawthorne Studies, सिस्टम अप्रोच, टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, TQM, हेनरी फ्योर्स मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। तो सीक्वेंस हम बता देते हैं कि सबसे पहले आएगा टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, फिर है हेनरी फ्योर्स, फिर है एल्टन मेयो, फिर है सिस्टम अप्रोच और फिर है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब यहाँ पे ईयर भी देख लो, अगर टेलर्स प्रिंसिपल की बात करें तो 1909, हेनरी फ्योर्स की बात करें तो 1916, एल्टन मेयो की बात करें तो 1924 टू 1932, सिस्टम अप्रोच की बात करें तो 1937 एंड TQM आया था 1985 में। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट, अब देखो ये सिंपल है, यहाँ पे ये बताना है कि कौन सी थ्योरी किसने दी है। थ्योरी एक्स ने दी है मैकग्रॉगर ने। हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी ये दी है अब्राहम मैस्लो ने। थ्योरी या 3 नीड्स थ्योरी ये मैकलेंड ने दी है। एंड मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी हर्ट्सबर्ग की है। तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, सबका यहाँ पे आपको डेफिनेशन बताना, और ये सब ना हमने अपने मैराथन क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। स्पैन ऑफ कंट्रोल, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अ मैनेजर कैन इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली मैनेज। Decentralization, degree to which lower level employees provide input or make decision. Departmentalization, basis by which jobs are grouped together. Work specialization, degree to which tasks are divided into separate jobs. So correct answer होगा second. Next, हमारे पास 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। कह रहा है द सोशियो इकोनॉमिक व्यू सेज दैट मैनेजमेंट्स ओनली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। अब देखो ये जो हमारे पास थ्योरी दी है ना, ये गलत है, क्योंकि अगर हम सोशियो इकोनॉमिक थ्योरी की बात करें तो ये कभी भी नहीं कहता कि सिर्फ आपको प्रॉफिट पे फोकस करना चाहिए, बल्कि प्रॉफिट पे फोकस करने के लिए कौन कहता है? नॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ बिजनेस, ठीक है, जिसको हम लोग फ्रिडमैन डॉक्ट्रिन भी कहते हैं। तो सोशियो इकोनॉमिक व्यू क्या है? वो ये कहता है कि ठीक है प्रॉफिट कमाओ, पर सिर्फ प्रॉफिट कमाने पे ही आपका फोकस नहीं होना चाहिए, आपका फोकस इस पे भी होना चाहिए कि फ्यूचर में आप सोसाइटी को कैसे सर्व करोगे। क्लियर? और दूसरा बोला द क्लासिकल व्यू ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेज दैट मैनेजमेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज बियॉन्ड मेकिंग प्रॉफिट एंड इंक्लूड सोशल वेलफेयर। तो ये डेफिनेशन तो सोशियो इकोनॉमिक व्यू की है। तो क्लासिकल व्यू क्या है? क्लासिकल व्यू कहता है कि आपको सिर्फ मैक्सिमम प्रॉफिट पे ही फोकस करना चाहिए। क्लियर? तो ये जो पहला स्टेटमेंट है ये डेफिनेशन है क्लासिकल व्यू की, और सेकेंड स्टेटमेंट है सोशियो इकोनॉमिक व्यू की। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। नेक्स्ट,
आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब देखो इसमें सबसे पहले मैं प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके डिसीजन क्राइटेरिया सेट करना होगा, तो ये फर्स्ट हो गया। फिर आपको वेट्स को एलोकेट करना होगा क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। फिर आप डेवलपमेंट एंड एनालिसिस करते हो हर एक ऑल्टरनेटिव का, फिर सिलेक्शन करते हो उन ऑल्टरनेटिव में से, और फिर इवैल्यूएशन करते हो। क्लियर? तो एज पर गिवन सीक्वेंस करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट, हमारे पास 2 स्टेटमेंट दिया है, हमें बताना है कौन सा असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है या दोनों करेक्ट है। जीरो बेस्ड बजटिंग फोर्सेस मैनेजेस टू प्लान ईच प्रोग्राम पैकेज अफ्रेश। हाँ, यही तो होता है ये जीरो पैकेज में। बैलेंस्ड स्कोर कार्ड हेल्प्स इंश्योर द अलाइनमेंट बिटवीन अ कंपनीज स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स एंड इट्स ऑपरेशनल एक्टिविटीज़। ये भी क्लियर है, दोनों का ही स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, दोनों की डेफिनेशन करेक्ट है। बट क्या जीरो बेस्ड बजटिंग और बैलेंस स्कोर कार्ड आपस में कहीं लिंक्ड है? नहीं। तो दोनों ही असर्शन रीजन करेक्ट है, बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, व्हाट आर द 2 मेन ब्रांचेस ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की जो 2 ब्रांच है मेन, पहली है लाइफ इंश्योरेंस और दूसरी है जनरल इंश्योरेंस, जो कि ए और ई में दी हुई है। बाकी ऑप्शन है, बट होता क्या है कि एक हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस है और दूसरा जनरल इंश्योरेंस है। जनरल इंश्योरेंस के ही सारे पार्ट हैं। क्लियर? नेक्स्ट, असर्शन रीजन दिया हुआ है, देख लो। द जनरल रूल ऑफ सैब्टिमटर डज नॉट अप्लाई टू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, क्योंकि लेट द बायर बिवेयर वो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं चलता। द इंश्योरेंस इज लाइबल ओनली फॉर दोज लॉसेज विच हैव बीन अप्रॉक्सीमेटली कॉज्ड बाय द पेरिल इंश्योर्ड इंटरेस्ट अगेंस्ट। यस, अगर सही तरीके से सारी चीज़ें हुई हैं तभी आपको इंश्योरेंस का पैसा मिलता है, नहीं तो जो भी लॉसेस है वो आपको खुद बियर करना पड़ता है। बट इन दोनों का अगेन कोई लिंक नहीं है, क्योंकि ये सैब्टिमटर की बात कर रहा है और ये इंश्योरेंस के कॉजेज की बात कर रहा है। तो दोनों असर्शन रीजन करेक्ट है, बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट, अगेन हमारे पास 2 स्टेटमेंट दिया है और आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। कह रहे हैं एंडाउनमेंट पॉलिसी रन्स ओनली फॉर अ लिमिटेड पीरियड और अप टू अ पर्टिकुलर एज। हाँ, for a valid nomination, some consideration is essential unless made by way of gift, but assignment does not require any consideration. कंसिडरेशन तो ज़रूरी है, चाहे किसी भी तरीके से मिले, बट कंसिडरेशन ज़रूरी है। क्लियर? तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, बट सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल इनकरेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ ऑडिट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क है, मटेरियल रिस्क नहीं होता, कंट्रोल रिस्क है, डिटेंशन रिस्क है, तो करेक्ट आंसर होगा 2, मटेरियल रिस्क। नेक्स्ट, which element of auditing establishes the correspondence of actual facts or details with those represented in accounts? Vouching, valuation, internal check, verification. Correct answer होगा 4, verification. Next, Mr. Amit is a chartered accountant in practice. His sister's husband holds equity shares in ABC Limited. State whether Mr. Amit is qualified or disqualified to be an auditor of ABC Limited as per which section of Companies Act 2013. तो disqualified तो नहीं है, as per section 141 subsection 3, और ये सेक्शन प्लीज आप लोग रीड कर लेना, इसका करेक्ट आंसर होगा 3rd। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ evaluating each market segment's attractiveness and selecting one or more segment to enter is known as market differentiation, market targeting, penetration, positioning। ये किसकी डेफिनेशन है? मार्केट टारगेटिंग की। नेक्स्ट, it is defined as any paid form of non-personal presentation and promotion of ideas, goods or services by an identified sponsor. What is it? Simply किसकी डेफिनेशन दी हुई है बेटा? एडवर्टाइजिंग की। नेक्स्ट, which of the following is not a type of flow represented in a channel of distribution? cost flow, product flow होता है, cash flow होता है, marketing information flow होता है, but cost flow नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर होगा 1। एंड हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इट इज़ अ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इन विच अ प्रोडक्ट और सर्विस इज सेट एट अ वेरी लो प्राइस विद द इंटेंशन ऑफ ड्राइविंग कॉम्पिटिटर्स आउट ऑफ द मार्केट और क्रिएटिंग बैरियर्स टू एंट्री फॉर पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स। ये कौन सी प्राइसिंग है? पेनिट्रेशन प्राइसिंग, स्कीमिंग प्राइसिंग, कॉम्पिटिशन ओरिएंटेड प्राइसिंग। ये है प्रीडेटरी प्राइसिंग, दैट इज करेक्ट आंसर होगा 4। ये सब मैक्सिमम क्वेश्चन तो उसमें से लर्न करने वाले थे, थ्योरी बेस्ड थे, और जो न्यूमेरिकल थे वो हमने सॉल्व करवा दिए। तो ये हमारे पास ओवरऑल 100 क्वेश्चंस का डिस्कशन था रिलेटेड टू CUET क्वेश्चन पेपर। और ये याद रखना कि ये सेकंड पेपर था जो 30 जून को कंडक्ट हुआ था। अब किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको आज की क्लास यूजफुल लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। एंड हमने CUET का जो फर्स्ट पेपर था जो 5 जून को कंडक्ट हुआ था, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, तो वो पेपर भी आप लोग ज़रूर से कवर कर लेना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहां हम लोग कुछ मॉडल पेपर या सैम्पल पेपर पर डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।